तो आइए आज हम लोग देखते हैं दीर्घ आवर्त सारणी जो है, ये जो मोजले नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो वही आवर्त सारणी है जो आधुनिक आवर्त सारणी है। तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जब हम इस तरह चलते हैं तो ये हमारे ग्रुप हैं। देखिए ग्रुप नंबर लिखा है 1 2 3 4 ऐसे आगे ये नीचे चलेंगे ग्रुप नंबर। ये देखिए इधर ग्रुप नंबर लिखा है। तो अब उन्होंने 1 से 18 तक ग्रुप नंबर है। देखिए 1 से शुरुआत है, ये 18 तक ग्रुप नंबर है। इस तरह ग्रुप होगा और इस तरह आवर्त होंगे। ये देखिए लिखा है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर मतलब आवर्त संख्या। तो ये इस तरह हमारे आवर्त हो जाएंगे और 7 आवर्त हैं, 18 ग्रुप हैं। देख लीजिए ग्रुप कितने हैं 18, आवर्त कितने हैं 7। तो इन्हीं में तत्व रखे गए हैं। और ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो है ये इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत रखा गया है, बोला जाता है। और ये एफ में रखे गए हैं, एफ सीरीज। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को ये देखिए अलग से रखा गया है इन तत्वों को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा तटस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर के बेस पर इसको बनाया गया है आवर्त सारणी को। इनके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो परमाणु भार के आधार पर यानी एटॉमिक मास के आधार पर प्रयास कर रहे थे, तो काफ़ी दिक्कतें आई और वो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर पाए। इसमें देखिए लिखा है सन 1984 के IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को 1 से 18 तक दर्शाया गया है। इस प्रकार का संकेतन वर्गों फर्स्ट ए से 7th बी, 8th फर्स्ट बी तथा 7th बी एवं 0 में प्रदर्शित करने की पुरानी पद्धति को प्रतिस्थापित करता है। तो पहले फर्स्ट ए से 5th ए रखा जाता था, ये देखिए जैसा लिखा हुआ है, और फर्स्ट बी से 7th बी, तो ये सब चेंज कर दिया गया है। और चेंज करके जो है अब जो है उस तरह रखा गया है 1 से लेके 18 तक वर्ग और 1 से लेके 7 तक पीरियड। तो अब देखते हैं आगे हम पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। तो इसको देखते हैं। पूर्व में परंपरागत रूप से नए तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं के नाम पर कर दिया जाता था तथा प्रस्तावित नाम का समर्थन IUPAC द्वारा कर दिया जाता था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कह रहा है पूर्व में क्या था कि परंपरागत रूप से नए तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं के नाम पर कर दिया जाता था, जो खोजता था उसी के नाम से उसको रख दिया जाता था तथा प्रस्तावित नाम का समर्थन IUPAC द्वारा कर दिया जाता था। तो IUPAC जो एक वैज्ञानिकों का समूह है जो नाम लिखने के वाले समूह में है, तो वो भी उसका समर्थन कर देते थे। परंतु हाल ही में इस मुद्दे पर विवाद हो गया। उच्च परमाणु क्रमांक वाले नए तत्व इतने अस्थिर होते हैं कि उनकी केवल सूक्ष्म मात्रा प्राप्त होती है और कभी कभी तो केवल कुछ परमाणु मात्र ही प्राप्त होते हैं। इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए महंगे तथा आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। विश्व की कुछ प्रयोगशालाओं में स्पर्धा की भावना से ऐसा काम होता है, कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा किए नए तत्वों की खोजों का दावा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो चूंकि इसमें क्या होता है कि ये कह रहा है कि इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए महंगे तथा आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। तो विश्व की कुछ ही प्रयोगशालाओं में स्पर्धा की भावना से ऐसा काम होता है कि हमने खोज दिया, खोजा कुछ नहीं और पूरे विश्व में हल्ला हो गया। तो कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा किए नए तत्वों की खोज का दावा करने के लिए लालायित हो जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर अमेरिकी और रूसी दोनों ही देशों के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज का दावा किया। अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे रदरफोर्डियम तथा रूसी वैज्ञानिक ने इसे कुर्साटोवियम नाम दिया। इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक तत्वों की खोज सिद्ध न हो जाए और नाम का समर्थन न हो जाए तब तक 0 एवं 1 से 9 तक संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल यानी न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए उनके नामों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर सीधे दिया जाए। इसे 3.4 में दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चिल्लाने से मात्र नहीं होगा कि ये तत्व की खोज कर लिए, तत्व की खोज कर लिए और बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं है। तो IUPAC ने सुझाव दिया कि जब भी तत्व की खोज IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध ना हो जाए और नाम का समर्थन ना हो जाए तब तक 0 एवं 1 से 9 तक संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर सीधे दिया जाए और इसे 3.4 में दिया गया है सारणी में कि इस तरह दिया जाए, उनको अलग रखा जाए जब तक एकदम क्लियर सिद्ध ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तत्वों के IUPAC नामकरण है संकेतन। तो 0 से शुरुआत करके 9 तक है। 0 को नील, 1 को अन, फिर बाई, फिर ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, सेप्ट, ऑक्ट, एन, इस तरह दिया और उनके पहले नाम जो नाम के पहले अक्षर हैं उनको संक्षिप्त रूप में इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सारा सिस्टम IUPAC ने बताया कि इनको पहले अलग रखेंगे। जब एकदम पक्का हो जाएगा कि हाँ ये तत्व है तब उसको आवर्त सारणी में रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बॉक्स में कुछ लिखा गया है नीचे। ग्लेन टी सीबर्ग के कार्य की शुरुआत 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य यानी लगभग 1940 में प्लूटोनिया की खोज से हुई। ये ग्लेन टी सीबर्ग कोई साइंटिस्ट है, उनके बारे में कह रहा है। तो उन्होंने 1940 में प्लूटोनिया की खोज की थी। इसके बाद यूरेनियम के बाद वाले 94 से लेकर 102 तक तत्वों में आवर्त सारणी में बदलाव आया और एक्टिनाइट को लैंथेनाइट के नीचे रखा गया। सन 1951 में सीबर्ग को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार उनके काम के लिए दिया गया। उन्हें आदर देने के लिए तत्व संख्या 106 का नाम सीबर्गियम Hg रखा गया। अब ये देखिए आवर्त सारणी है सारी, इसको याद करने का हम तरीका बताएंगे लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे हिंट के रूप में बता रहे हैं, जैसे ये पहला है, यह H है हमारा, पहले H है, ये इधर रखा गया। 7वें में भी पहले में भी हाइड्रोजन को रखा गया है। तो H Li Na K Rb CS Fr, तो इसको हलीना के रब कब्र से फरार, इस तरह याद करेंगे। इसी तरह बेगम का सरबरा, इस तरीके से हम लोग पूरी आवर्त सारणी याद करेंगे और याद करने के तरीके बताएंगे। अभी पूरा चैप्टर पढ़ जाए, फिर इसके बाद एक साथ इसको याद करने का हम रास्ता बता देंगे आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिससे क्रमांक प्राप्त होता है तथा अंत में EM जोड़ दिया जाता है। 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम 3.5 में दर्शाए गए हैं। तो जो मूल होते हैं, जैसे जो भी नाम होता है उसमें EM जोड़ देते हैं। जैसे ये 101 है तो इसका नाम यूनिलम मान लीजिए है, यूनिलन, तो इसमें EM जोड़ करके यूनिल्यूनियम हो जाएगा इस तरह। तो प्रतीक देखिए UNU है और IUPAC अधिकृत नाम इसका मेंडेलेवियम है
और IUPAC प्रतीक इसका MD है। तो इस तरीके से 100 से अधिक जितने भी तत्व हैं उनको लिखा गया है। इनको विशेष अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बस देख लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार नए तत्वों को पहले अस्थायी नाम और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाता है। तो पहले अस्थायी नाम दिया जाएगा और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाएगा, IUM जैसे है, जोड़ दिया जाता है अंत में, तो प्रतीक दिया जाएगा। बाद में हर देश के IUPAC प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। बाद में हर देश के जो IUPAC के वैज्ञानिक हैं वो मतदान करेंगे कि इसको नाम क्या दिया जाए। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसी प्रकार से जो है इसको जो मतदान के हिसाब से जिसके मत ज़्यादा होंगे उनको जो है वही नाम दे दिया जाएगा। स्थायी नाम में उस देश का या प्रदेश का नाम हो सकता है। तो स्थायी नाम में उस देश का नाम हो सकता है या प्रदेश का नाम हो सकता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि जो नाम स्थायी दिया जाता है तो उसको देते हैं। तो प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम दिया जाता है, और स्थायी नाम आपका देश या प्रदेश का हो सकता है जहां इस तत्व की खोज हुई है, अथवा श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। तो श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नामों की घोषणा भी की जा चुकी है। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, कह रहा है 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक यानी सिंबल क्या होगा। तो देखिए 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा सिंबल यानी उसका प्रतीक क्या होगा। तो आप सारणी में देखिए 120 जिसका वो है, तो सारणी 3.4 के अनुसार 1, 2 तथा 0 अंकों के लिए मूल यानी रूट क्रमशः क्या है। 1 को अन लिखा जाता है, 2 को बाई लिखा जाता है और 0 को नील लिखा जाता है। अभी हमने यहाँ पर देखिए 1 को अन, 2 को बाई, 0 को नील लिखा जाता है। आता है 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या हो जाएगा। 1 पहले तो अन, 2 के लिए बाई तो बाई, और 3 0 के लिए नील तो नील, और बाद में IUM जोड़ दिया जाता है तो अनबिनिलियम हो जाएगा तथा प्रतीक यूबियन हो जाएगा। शार्ट में लिखते हैं तो 3 है UB और N, तो प्रतीक यूबियन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में अनबिनिलियम लिखा है, उसमें हिंदी वाले में आई लिखना भूल गया है, तो इसको ध्यान देना है, त्रुटि है उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आई लिखना भूल गया है, अनबिनिलियम, क्योंकि लास्ट में IUM जोड़ा जाता है तो तब उसका नाम हो पाएगा, तो अनबिलिनियम होना चाहिए। तो यहाँ पर आई भूल गया, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला हमारा हेडिंग है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में भरने के तरीके को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो वो भरने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो पिछले एकक में यानी पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोष कहते हैं या इंग्लिश में सेल कहते हैं, को व्यक्त करती है। हमने यह भी जाना कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरे जाते हैं, जिन्हें हम SPDF कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, हमने आवर्त सारणी में आपको बताया है कि जो खड़ी लाइन है ऐसे सीधा नीचे की ओर आवर्त सारणी में चलेंगे तो इसका मतलब हम वर्ग में चल रहे हैं, ग्रुप में। और अगर ऐसे आगे की ओर चलेंगे, जैसे सड़क पे आगे की ओर चलते हैं, तो हम कहेंगे हम पीरियड में चल रहे हैं या आवर्त में चल रहे हैं। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है, यानी हम सीधा आगे की ओर बढ़ रहे हैं आवर्त सारणी में। तो इसको देखते हैं। तो आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है। इसको ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यह है कि जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्त होगा। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त यानी सक्सेसिव पीरियड की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 2 या n बराबर 1 n बराबर 2 आदि से संबंधित होती है। उत्तरोत्तर मतलब सक्सेसिव मतलब उसके आगे वाला। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दोगुनी होती है। तो यह ध्यान देना है। हाँ, भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध यह देखा जाता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या, ध्यान दीजिए, प्रत्येक आवर्त में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या किससे दोगुनी होती है। इसको ध्यान देना। इस प्रकार प्रथम आवर्त यानी n बराबर 1 का प्रारंभ सबसे निचले स्तर 1s के भरने से शुरू होता है। अब पहला है तो n बराबर 1 है तो 1s ही भरा जाएगा। दूसरे, उसमें दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 तथा हीलियम का विन्यास 1s2। इस प्रकार प्रथम कोष के पूर्ण हो जाता है। अब दूसरा आवर्त n बराबर 2, इसमें लिथियम से आरंभ होता है। n बराबर दूसरा जो आवर्त है वो लिथियम से आरंभ होता है। हमने पढ़ा था हलीना के रब कब्र से फरार, अभी बताया। तो ली का मतलब यलाई का मतलब दूसरा आवर्त। तो इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 इसमें रहेंगे, यस में 2 रह सकते हैं, तो पहले इसको भरेंगे तो 2 इसमें भर दिए और 2s में 1 भरे। तो वही कह रहा है कि इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। इसके बाद बोरान तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियान तक पहुंच जाते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार यल कोष नियान 2s2 2p6, नियान में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2s2 2p6 6 2 8 हो जाते हैं, तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है नियान। अतः दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 रहती है। आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त यानी n बराबर उसके लिए 3 होगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आवर्त को बताएगा। तो सोडियम तत्व से प्रारंभ होता है। हलीना, ना का मतलब यने, तो हलीना के रब कब्र से फरार हमने बताया, तो ना मतलब यने, तो तीसरे आवर्त में यने आएगा। तो वही कह रहा है कि सोडियम से प्रारंभ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है। तो उत्तरोत्तर 3s, उत्तरोत्तर का मतलब 3s के बाद वाला, तो उत्तरोत्तर 3s एवं 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। अब देखिए
चौथे आवर्त n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से 4s कक्षक के भरने के साथ होता है। हालिना के, तो के का मतलब के पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के पर आ गए तो चौथा। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व ही 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है। ध्यान दीजिए, पिछले जब चैप्टर में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम कक्षक भरेंगे। भले 4p ज्यादा 4 है 3 से, लेकिन चूंकि 4p से पहले ही 3d भरता है, क्योंकि 4p की ऊर्जा 3d से कम है। इसको देखते हैं। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व ही 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है। मतलब 3d की ऊर्जा कम है, 4p की ज्यादा है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको पहले और जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में भरा जाता है। तो इसीलिए 3d पहले भरेंगे और 4p बाद में। और ये किस लिए होता है, शुरू हो जाता है जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है, यानी एनर्जेटिकली, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पहले, जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में भरेंगे। इस प्रकार हमें तत्वों की 3d संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है, तो 3d ट्रांजिशन सीरीज प्राप्त होती है। यह स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, Z बराबर 21 से, तो इसको ध्यान देना। अब देखें यहाँ पर एक संक्रमण शब्द ट्रांजिशन शब्द आ रहा है। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि दो कक्षकों से संबंधित है, कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा कि उसमें जाएगा, जैसे डी में जाएगा कि पी में जाएगा। तो जब दो में विवाद जैसी कंडीशन हो तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, कि दो में किस में जाएगा, तो उसी को ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं। थोड़ी ऊर्जा का अंतर फंसेगा तो इस कक्षक से उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाएगा। यह स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, तो इसको ध्यान देना है कि ट्रांजिशन सीरीज जो है स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। अब देखिए 3d को पूरा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 4s2 मतलब 4s जो है 4s उसके आगे, लेकिन पूरा कंप्लीट है। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा है। अब देखिए 3d कक्षक जिंक जिसमें आता है, Zn और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है। इसको ध्यान देना है कि D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 10 हो गए तो पूरा भर गया। F में 14 रह सकते हैं, P में 6 रह सकते हैं, S में 2 रह सकते हैं। सारा सब कुछ इसके पहले वाले अध्याय में हमने बता दिया। चौथा आवर्त 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। पांचवा आवर्त n बराबर 5 रूबिडियम से शुरू होता है, चौथे आवर्त के समान है। पांचवा आवर्त देखिए रूबिडियम से, हालिना के रब, पांचवा आवर्त में रब आ गया तो आर भी रूबिडियम से शुरू होता है। तो इसको देखते हैं। पांचवा आवर्त रूबिडियम से शुरू होता है, चौथे आवर्त के समान है। उसमें 4d इट्रियम जिसका परमाणु क्रमांक 39 है से 4d संक्रमण श्रेणी यानी 4d ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है। यहीं से, कहां से? इट्रियम से। यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जीनान पर समाप्त होता है। यह जीनान पर समाप्त हो जाता है। ये देखिए जीनान पर समाप्त हो जाता है। इधर लास्ट में, इधर सबसे पहले देखिए रूबिडियम है, रूबिडियम, और ये जीनान आ जाता है, तो जीनान पे समाप्त होता है। इसी प्रकार एक बार बता देते हैं, अगला स्कैंडियम से होगा 6 वाला, और ये हमारा रेडान Rn पर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला Fr पर होगा,
फ्रेंसियम जिसको बोलेंगे, और ये ओजी पर समाप्त हो जाएगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो अभी इसको एक साथ हमने बता दिया क्योंकि बार बार पीछे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जिनान पर समाप्त होता है। छठे आवर्त n बराबर 6 में 32 तत्व हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन 6s 4f5d तथा 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। अभी हम भरना पीछे जान ही चुके हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आगे जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें भर के दिखाएंगे। 4f कक्षकों का भरना सीरियम से शुरू होगा, सीरियम मतलब Ce जो था, तथा ल्यूटीशियम यानी ल्यूटीशियम Z बराबर 71 पर समाप्त होगा। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो 4f कक्षक है, अभी ट्रांजिशन सीरीज थी, अब इंटरनल ट्रांजिशन सीरीज आ गई, आंतरिक संक्रमण श्रेणी। इन सब का क्या मतलब है, अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि 7वां आवर्त n बराबर 7 छठवें आवर्त के समान है, जिसमें उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f6d तथा 7p कक्षक में भरते हैं। इनमें कृत्रिम विधियों यानी आर्टिफिशियल मेथड द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व हैं। रेडियोधर्मी तत्व का मतलब जिनके नाभिक से अल्फा बीटा कण तथा गामा किरणें निकलती हैं, उनको रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। 7वां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले अभी खोजे जाने वाले तत्व के साथ पूर्ण होता है, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित है। इनर्ट गैस इसमें आती हैं, जिनके अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है कि अब उनको जरूरत नहीं है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो इसको ध्यान देना। तो ये 7वें आवर्त में चूंकि कृत्रिम तत्व आते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है कि किस में आते हैं, मानव द्वारा निर्मित तत्व किस में आते हैं। अब आगे देखते हैं। एक्टिनियम Z बराबर 89 के पश्चात 5f कक्षक भरने के पश्चात 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। इसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। 5f को एक्टिनाइड, फोर एफ वाली को लैंथेनाइड कहते थे, ध्यान दीजिए, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए 4f इसको लैंथेनाइड बोलते थे। तो इसे एक्टिनाइड कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है, ताकि इनकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके और साथ ही समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग रखा गया है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये पूरी आवर्त सारणी आपकी इस तरह बनी हुई है, इस तरीके से। इससे अलग हट करके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग रखा गया है। एफ ब्लॉक में एफ परिवार यानी एफ फैमिली है, तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग रखा गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। मतलब कैसे व्याख्या करेंगे कि 5वें आवर्त में, आवर्त का मतलब जिसमें सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, ये आवर्त है, और नीचे की ओर उतरते हैं तो ये वर्ग है। तो कह रहा है 5वें आवर्त में 18 तत्वों की व्याख्या कैसे करेंगे। तो जब n बराबर 5 होता है तो l बराबर 0 1 2 3 होती है। n हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, l हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो l की वैल्यू n-1 होती है, 0 से n-1 तक। तो 0 1 2 3, तो ये 4 हो गई, और n 5 है तो 5 का 1 कम n-1 तो 4 होगी, ये होता है।
उपलब्ध कक्षकों 4d 5s और 5p की ऊर्जाओं के बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। सबसे ज्यादा जब 5d की ऊर्जा है उससे कम 4d की, उससे कम 5s की। हमने 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ये सब क्रम पीछे वाले अध्याय में पढ़ा चुके हैं। जब तक उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ हमेशा कंफ्यूजन होगा। तो ये क्रम है, 5d की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, उससे कम 4d की, उससे कम 5s की, में कुल मिलाकर 9 कक्षक उपलब्ध है। इन सब में मिला करके 9 कक्षक उपलब्ध है। देखिए हिंदी वाली बुक में काफी गलत लिखा है, इसको आप समझिए। ये 5d नहीं 5p है, 5p होगा, इसको p कर लीजिए, तब 9 होंगे। इसमें 2 हो गए, यस में, d में 5 होते हैं, p में 3 होते हैं, तो इसमें यस में 1 होगा, यस में 1 होता है, तो 5 3 8 1 9 कक्षक हो जाएंगे कुल मिलाकर के। तब 9 में प्रत्येक कक्षक में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18 हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए आवर्त 5 में 18 तत्व होंगे। इस प्रकार निकलेंगे। देखिए यहाँ पर p होगा, इंग्लिश वाली बुक आप देख लीजिए, उसमें सही लिखा है। ये देखिए इंग्लिश वाली बुक में p लिखा हुआ है, हिंदी वाली में d लिख दिया है। हिंदी वाली में देखिए गलती से d लिख गया है, तो इसको सही कर लीजिए। तो पूरे 9 कक्षक हो जाएंगे। यस में 1 कक्षक, p में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक, f में 7 कक्षक होते हैं। बहुत बार बताया है पिछले अध्याय में, तो इसको ध्यान दीजिए। तो इस हिसाब से इसमें चूंकि 9 कक्षक हैं इसलिए 18 तत्व प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जितने कक्षक होते हैं उसके 2 गुना तत्व होंगे। तो अब आ गया वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी हमने आवर्त पढ़ा, अब वर्ग यानी नीचे उतरते हैं जब पीरियाडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो तत्वों में क्या स्थिति बनती है उसको पढ़ेंगे। अब आज का यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।